अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 7 की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इससे कुछ टॉपिक्स भी ऑलरेडी डिस्कस और वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप अगर समझना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? अ प्रोसेसर और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हम प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म देखें दैट इज़ CPU भी कहते हैं, इज़ द लॉजिक सर्किट tree that respond to and process the instructions given to the digital machine। ये उस पे काम करता है जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम नहीं, कंप्यूटर देता है। डिजिटल मशीन क्या है? कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गई, ये सारे आपके डिजिटल मशीन्स हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस देगा CPU उस पे काम करेगा, ठीक है। प्रोसेसर्स कम एज अ जनरेटर, ये आता है एज अ जनरेटर के तौर पर काम करता है। ईच हैज़ अ लार्जर फीचर सेट एंड फास्टर स्पीड। हर प्रोसेसर का मतलब जितने भी प्रोसेसर्स हमारे अंदर जो चिप्स छोटी छोटी मौजूद हैं, ये बहुत इनके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े हैं और ये बहुत तेज़ी से काम करता है। लेट्स टेक अ लुक एट ईच जनरेशन इंडिविजुअली, ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंट कॉपरेशन। अब फिर उन्होंने आगे प्रोसेसर्स की जनरेशन्स बताई कि पहले CPU कैसा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कौन कौन सी जनरेशन चेंज होती गई, तो वो डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ पे आपने प्रोसेसर को याद रखना है कि प्रोसेसर CPU है, ये वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो हम या डिजिटल मशीन्स उनको देती हैं, और ये एक जनरेशन्स हैं। अब हम जनरेशन्स आगे पढ़ेंगे। प्रोसेसर कम्स एज ए जनरेशन, यानी कि प्रोसेसर जनरेशन से आया है। अब कौन कौन सी जनरेशन्स है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये भी आप याद रखना है कि इसके फ़ीचर्स बहुत बड़े हैं और ये बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। तो अब हमारी जो अगर हमें नज़र आ रही है फर्स्ट जनरेशन क्या है? इट वाज द फर्स्ट पुट इनटू प्रोडक्शन इन 2008। ये वो जनरेशन है जो कि 2008 में प्रोडक्शन में आई थी। एंड इट रन फास्ट स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। एंड इज़ एक्सट्रीमली एनर्जी एफिशिएंट एंड इट यूजेस 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, यानी कि एनर्जी भी बहुत लेता है ये, क्योंकि बहुत स्पीड से चलेगा तो एनर्जी तो लेगा। दूसरा, ये 45 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। फर्स्ट जनरेशन को हम किसने बनाया? नीहेलम ने बनाया। इसका नाम याद रखना आपने कि ये किस बंदे ने बनाया, कब ये प्रोडक्शन में आया, 2008 में, और ये कितने नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? 45 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर जो है बिलियंस ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, विच आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डैट अलाउ ऑपरेशन टू बी कैरीड आउट। इसका काम क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये ऑपरेशन को, जो भी हम उसको काम देते हैं, उसको अलाउ करता है और फर्दर काम करता है। ये साइड बॉक्स आपने याद कर रखना है कि कंप्यूटर प्रोसेसर किस चीज़ से बना होता है, वो क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ही है, so they need energy to do so and the smaller the transistor the less energy is needed। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये बहुत स्पीड फास्टर है और 45 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और बहुत एक्सट्रीमली एनर्जी एफिशिएंट है। आगे लिखा है कि ये जितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा, अगर ट्रांजिस्टर छोटा है तो कम एनर्जी यूज़ करेगा, अगर ट्रांजिस्टर बड़ा है तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। सो द नेम 45 रेफर टू द ट्रांजिस्टर साइज़। अभी 45, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। अब ये 45 है क्या? 45 जो है रेफ़र करता है ट्रांजिस्टर के साइज़ को, कि हमारे जो कंप्यूटर में या CPU में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका साइज़ कितना है? 45। तो याद रखना 45 क्या रेफ़र करता है? ट्रांजिस्टर की साइज़ को रेफ़र करता है। इट आल्सो अ हैंडली मैट्रिक्स फॉर डिटरमाइनिंग हाउ पावरफुल अ प्रोसेसर इज़। और वो ये भी बताता है कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा प्रोसेसर कितना पावरफुल है। सेकेंड जनरेशन आती है और ये किसने बनाई? सैंडी ब्रिज ने बनाई, इंट्रोड्यूस इन 2011 टू रिप्लेस नीहेलम आर्किटेक्चर। ये वो दो जो पिछली थी नीहेलम वाली, वो 2008 में आई थी, और इस सैंडी वाले जो जनरेशन है ये 2021 में आई है, और इसने नीहेलम की जनरेशन को मतलब रिप्लेस किया, उसकी जगह ले लिया, उसकी जगह पे आ गया। इट यूजेस द 32 नैनोमीटर
एज़ अपोज टू 45 नैनोमीटर यूज इन निहालम, मतलब वो 45 था, उसको रिप्लेस करके ये कितने में आया, 32 नैनोमीटर में आया है। ठीक है, तो अब इसमें बस आपने ये याद रखना है कि ये जनरेशन किसने बनाई और कब बनाई और कितने नैनोमीटर का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड जनरेशन है हमारे पास आईवी ब्रिज ने बनाई है। ये 2012 में, मतलब 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस हुई है। थर्ड जनरेशन इंटर द मार्केट द फास्टर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी सिंस 2020 22 नैनोमीटर प्रोसेसर्स यूज्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा नैनोमीटर इस्तेमाल कर रहा था, ये उससे कम आया, इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। फिर आहिस्ता 1 साल के बाद जो एवी ब्रिज ने एक और प्रोसेस जनरेशन को यूज़ कर दिया जो कि सिर्फ 22 नैनोमीटर प्रोसेस को यूज़ कर रहा था, और इसकी बहुत तेज़ कैपेबिलिटी थी, बहुत तेज़ काम करता था ये कंप्यूटर, ये जनरेशन जो थी। सो इट इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस 25 से 68% तक इसने परफॉर्मेंस को बढ़ाया। जैसे कंप्यूटर चेंज होते रहते हैं ना, तो ये उसी की जनरेशन लिखी हैं कि अब कंप्यूटर में CPU है ना, उसके साथ ही है प्रोसेसर जो भी लगा होता है, तो वो ये उसके मतलब अब ये समझ लो कि ये जनरेशन चेंज होती गई। अभी हम थर्ड पे हैं, तो पहली 45 नैनोमीटर की थी जो कि निहालम की थी, उसने 45 नैनोमीटर यूज़ किया। सेकंड हमारे पास सैंडी ब्रिज की आई जो कि 2011 में आई और वो 32 यूज़ कर रहा था। 1 साल के बाद 2012 में एवी ब्रिज आई जिसने 22 नैनोमीटर का इस्तेमाल किया। वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और उसने परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ाया भी, यानी कि 25 से 68 तक वो परफॉर्मेंस को ले गया, इतनी अच्छा वो काम कर रहा था। इज़ दे इमिट हीट मोर दैन द प्रीवियस जनरेशन, लेकिन ये है कि ये जो हीट है उसको इमिट कर रहा था एज़ कम्पेयर टू पिछली वालों के, मतलब ये ज़्यादा हीट ले रहा था। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन है वो हैसवेल की थी। सो द सेम 22 नैनोमीटर, ये भी 22 नैनोमीटर पे ही था। मेथड इसका जो हैसवेल ने परफॉर्मेंस को बढ़ाया 30 से 8% पे लेके आया ये 35 से। सो व्हेन कंपेयर टू द एवी ब्रिज, जब हम इसकी ब्रिज को एवी को कंपेयर करें ना इन दोनों के जनरेशन्स को, तो इसका कंपेरियन बहुत बढ़ा था, मतलब उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका अच्छा था। सो हैसवेल मेन बेनिफिट इज़ इट्स लो पावर कंजप्शन। इसका एक फ़ायदा ये था कि इसमें जो भी पावर ये यूज़ कर रहा है, बिजली इस्तेमाल कर, वो थोड़ी सी कम थी एज़ कम्पेयर टू ईवी के, विच मेक इट सूटेबल अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइसेस। इसका मतलब कि अगर कम बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको डिफरेंट डिवाइसेस के साथ जोड़ सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो है वो ब्रॉडवेल ने बनाया। ये जो आया था ये 2015 में आया था और ये 14 नैनोमीटर इस्तेमाल हो रहा था एंड 37 स्मॉलर दैन द प्रीवियस जनरेशन्स। मतलब इन तीनों से जो हमने 4 पढ़ी हैं उनसे 37% ये छोटा था, लेकिन ये क्या काम कर रहा था, एक डिवाइस बैटरी लाइफ कुड बी एक्सटेंडेड। इसकी बैटरी हम एक्सटेंड कर सकते थे बाय 1.5 आवर से, मतलब इतनी चल सकती थी इसकी बैटरी विद द ब्रॉडवेल CPU। अगर CPU अच्छा है तो उसके साथ हम ये चला सकते थे। यानी कि अभी हमने 5 जनरेशन्स पढ़ी हैं। इसमें आपने ये याद रखना है कि फ़र्स्ट जनरेशन किसने बनाई, कितने नैनोमीटर का इस्तेमाल किया, वो 45 नैनोमीटर क्या रेफ़र करता है, ट्रांजिस्टर का साइज़ रेफ़र करता है। सेकेंड हाँ किसने बनाई, कब बनाई और कितना नैनोमीटर था। थर्ड किसने बनाई, कब बना, मतलब इन सब में आपने ये याद रखना और वो उसकी बेनिफिट भी याद रखने कि किसकी स्पीड हाई थी, कौन क्या काम कर रहा था, ये सारा कुछ। उसके बाद अगर आती है हमारे पास 6th जनरेशन जो कि स्काई लेक ने बनाई। स्काई लेक रीडिज़ाइन द 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी ब्रॉडवेल। इसकी 14 नैनोमीटर थी ना, इसने जो अभी आए ना स्काई लेक, इसने वो 14 वाले को ही उसको रीडिज़ाइन किया, मतलब डिज़ाइन हुआ होता उसको ऑलरेडी बेहतर तरीके से करके इंट्रोड्यूस करवा दिया। 7th जनरेशन कैबी लेक ने बनाई जो कि रिलीज़ हुई 2016 में और इज़ अ सिंपली अ स्काई लेक रिफ्रेश विद अ फ्यू एफिशिएंसीज एंड पावर अपग्रेड। इसने भी वही 14 नैनोमीटर का ही इस्तेमाल में रखा कि ये अच्छी है, ये अच्छा चल रहा है, हमारी पावर भी कम यूज़ हो रही है, अच्छा काम कर रहा है, बैटरी भी 1.5 आवर चल रही है, तो बस उसने चीज़ों को अपग्रेड कर दिया। सो कैबी लेक फीचर्स आर रेवोल्यूशनरी ग्राफिक आर्किटेक्चर्स। अब ये जो कैबी लेक के इसने कौन कौन से फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसने रेवोल्यूशनरी ग्राफिक आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसने 3D ग्राफिक परफॉर्मेंस आ गया था फिर CPU में जनरेशन्स में, अब जो 3D पहले नहीं था। सो ये 2016 में कैबी लेक की जनरेशन के बाद ये 3D का परफॉर्मेंस आया, वीडियो प्लेबैक का आया। तो ये याद रखना कि इसने उन्हीं की 14 नैनोमीटर को इस्तेमाल किया, बट इसकी जनरेशन्स में क्या क्या फ़ीचर्स ऐड हो गए थे। 8th जनरेशन कैबी लेक आर ये 2017 में
इंट्रोड्यूस हुआ, और 8th जनरेशन, ये भी इसकी सारी डिटेल 7 जनरेशन से बिल्कुल सेम थी। जो उसने हमने 3D पढ़ रहे हैं, हम वीडियो प्लेबैक आ रहा है, बट देयर वर चेंजेस इन रैम फीचर्स। तो इसमें चेंजेस सिर्फ क्या किए गए थे, रैम के फीचर्स चेंज हुए थे, बाकी सारा कुछ तो वो कैबी लेक वाला 7 जनरेशन वाला बिल्कुल सेम था। 9 जनरेशन कॉफ़ी लेक रिलीज़ इन लेट 2017 के आखिर में रिलीज़ हुई है। इंटेल कोर i9 प्रोसेसर वाज डिबूटेड विद हिज जनरेशन, मतलब इसने कौन सी कोर यूज़ की, वन i9 कोर इसने प्रोसेसर में यूज़ की। सो ये जनरेशन्स, इनके नाम किसने बनाई, कौन सी जनरेशन्स कितने नैनोमीटर की थी, और उनके फ़ीचर्स कौन कौन से ऐड हुए हर फीचर्स में। रफ़ कॉपी पकड़ के सारे जनरेशन्स के नाम लिखो, उसके सामने जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख के इसको याद कर लो, सिंपल। बाकी सारा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जस्ट यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनरेशन कब आई और किसने बनाई, और उस जनरेशन में कौन से फ़ीचर्स थे। ऐसा जिसमें इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है पेपर में, बट आपको ये पता होना चाहिए, मे बी इस साल आ जाए, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। अगर साइड बॉक्स देखो, अ कोर इज़ अ स्मॉल प्रोसेसर बिल्ड विद इन द बिग प्रोसेसर। अब कोर क्या है, ये अभी हमने पढ़ा है ना, इंटेल कोर i9। तो ये कोर क्या है, कोर एक छोटा सा प्रोसेसर होता है जो कि बिग प्रोसेसर के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये भी प्रोसेसर ही है, लेकिन एक बिग के अंदर स्मॉल होता है। तो ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद रखना है। 10th जनरेशन हमारे पास आई है, आइस लेक ने बनाई है, उसको कैनॉन लेक भी कहते हैं। ये 2018 में रिलीज़ हुई है 10th, और इसकी टेक्नोलॉजी कितनी थी, 10 नैनोमीटर थी। पिछले हम 3 पढ़ के आए हैं, वो 14 पे ही काम कर रहे थे। अब ये जो आया इसने 10 टेक्नोलॉजी का बना दिया CPU, ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद 11th जनरेशन टाइगर लेक ने बनाई है, ये 2021 में लॉन्च हुई है, जिसका टेक्नोलॉजी 10th नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे ही काम किया था। लेकिन इसने जो नंबर ऑफ़ कोर्स थे, कोर अभी हमने पढ़ा है ना, जो प्रोसेसर के अंदर छोटा प्रोसेसर होता है वो कोर कहलाता है। वेरियस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, इसने अपने प्रोडक्ट के लिहाज से उसी कोर पे काम किया, बाकी टेक्नोलॉजी वही थी, सेम ऊपर थी। 12th जनरेशन जो है एल्डर लेक ने बनाई, और ये 23 फ़रवरी 2022 में लॉन्च की गई। और इसका जो आर्किटेक्चर था, यानी कि इसको जिस तरीके से बनाया गया था, उसकी 2 टाइप्स थी। एक थी पी कोर, एक थी ई कोर। पी मतलब परफॉर्मेंस, ई मतलब एफिशिएंट, ये याद रखना आपने। परफॉर्मेंस क्या काम करता था, पर जो परफॉर्मेंस कोर थी ना, वो हैंडल करता है हाई प्रायोरिटी टास्क को। जितने हाई टास्क होंगे, जैसे अब प्लेइंग गेम्स हैं, अब हम लोग पबजी और बच्चे खेलते हैं, फ्री फायर ज़्यादातर खेल रहे हैं, तो वो हाई लेवल की है। उसमें अगर 12th जनरेशन चल रही होगी तो ये जो पी कोर है वो उसको हैंडल करेगा क्रिएटिंग कंटेंट बनाने में। जबकि जो एफिशिएंट कोर है वो हैंडल करता है टास्क को जो भी डन किया जाए, बट लेस अर्जेंट, सच एज चेकिंग फॉर अपडेट। इसका काम है सिर्फ चेकिंग करना, अपडेट जो भी टास्क दें इसको वो काम करे, दैट्स इट। तो आपका सारी जनरेशन में से जो 12th जनरेशन है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें से सवाल आ सकता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द कोर इन द 12th जनरेशन दैट रिलीज इन द 2022। आपको पता हो पी कोर एंड ई कोर। पी मतलब परफॉर्मेंस, ई मतलब एफिशिएंट। पी क्या काम करता है, हाई प्रायोरिटी टास्क को काम करता है, जैसे गेम खेलना वगैरह। और जो दूसरा है ई को, वो क्या काम करता है, उसको जो भी आप हैंडल टास्क दोगे वो डन करेगा लेस अर्जेंट में, और चेक करेगा अपडेट होना है या मोबाइल या नहीं होना, या CPU कंप्यूटर होगा या नहीं होगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ आपने अच्छे से याद करना है। सो दीज आर द जनरेशन्स जो आपने अच्छे से इसको समझ के पढ़ना है। जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज़ एमरजेंस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एमर्ज कब हुई, अभी क्योंकि 21st सेंचुरी, तो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। सो इन द 15th of the 20th century के 15th में द वर्ल्ड विटनेस द फर्स्ट कंप्यूटर विद द यूज़र इंटरफेयर्स। दुनिया ने पहली दफ़ा क्या फ़र्स्ट कंप्यूटर इस्तेमाल किया था, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 साल के बाद। सम टेक्नोलॉजीज़ हैव एमर्ज, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ एमर्ज्ड हुई, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट भी आए, और जिसको अभी तक हम मैयर भी नहीं कर सकते। फर्दर पहली हमारी टेक्नोलॉजी क्या है जो एमर्ज हुई, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is an area of computer science concerned with creating machines
दैट कैन थिंक एंड लर्न टू डू ह्यूमन टास्क लाइक रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस। ये इंसानों की तरह जो भी हम उसको इंसानों की तरफ से जो भी टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करता है। एआई पे हम कोई भी क्वेश्चन पूछें हमें व्हाट इज़ कंप्यूटर, वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अ कंप्यूटर, तो हम अगर इसको यही लिखेंगे तो वो हमें एक कंप्यूटर की डेफिनेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो मशीन्स कैन नाउ लर्न, अब मशीन सीख भी सकती हैं, एंटिसिपेट भी कर सकती हैं, रिकॉग्नाइज भी कर सकती हैं मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंसेप्ट इन अ सिमिलर वे दैट पीपल डू। अब मशीनें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि अब वो इंसानों की तरह बिहेव करना शुरू हो गई हैं, अब लाइक इंसानों की तरह एंटिसिपेट कर रही हैं, सीख रही हैं, रिकॉग्नाइज कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ गए हैं। सो फ्रॉम आवर स्मार्ट होम, अब अगर हम एग्जांपल लें, हमारे घरों में फ़ोन असिस्टेंट है, सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स हैं, एआई हमारे अब हमारी ज़िंदगी में हर जगह एआई प्रेजेंट हो गया, हर चीज़ के लिए हम एआई को देखते हैं। अब एआई सिस्टम कैन रेंज फ्रॉम रोबोट से लेके इवन पहले हम लोग अगर उसमें जाते थे, होटल्स में जाते थे तो वहाँ पे वेटर्स हमें नज़र आते थे। अगर आप अब बाहर के ममालिक में अभी तो ये है कि अब वहाँ पे रोबोट्स आके खाना सर्व कर रहे हैं, हर जगह पे हमें रोबोट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि एआई है। उन मशीन्स को ऐसे सिखाया गया कि आपने ऐसे काम करना है। सो एआई सिस्टम कैन रेंज फ्रॉम अ रोबोट दैट रिसीव एंड इंटरप्रेट ह्यूमन इमोशंस को भी ये कलेक्ट करता है अपने अंदर, उसको ट्रैक भी करता है, हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेगा। ये हर चीज़, अब जैसे हम लोग हमने घर के एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों के मोबाइल में ट्रैकर लगाया है और वो उस ट्रैकर से उसको पता चल जाता है कि भी हमारा बच्चा कहाँ है। मतलब ये इतनी आगे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई हैं। सो स्मार्ट होम, जैसे कि अब घरों में एलेक्सा है, एलेक्सा अगर एलेक्सा हमारे घर में पड़ी हुई है, ये एक एआई है, इसको हम बोलेंगे एलेक्सा गाना चलाओ, एलेक्सा गाना चला देगी। अब कुछ घरों में ऐसे है कि एलेक्सा पूरे घर के साथ अटैच है, टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं, एलेक्सा पर्दे हटा दो, पर्दे हट जाएंगे। सेम ये चीज़ें आ गई हैं आजकल। तो आप इसको एग्जांपल के तौर पे भी एलेक्सा की एग्जांपल भी लिख सकते हो। उसके बाद चैट बॉक्स है जो कि सॉफ्टवेयर है डेट यूज़ एआई टू फैसिलिटेट ऑनलाइन कन्वर्सेशन विद ह्यूमन, जो एआई हमारे साथ ऑनलाइन बात करता है। तो इसमें आपने याद ये रखना है कि एआई है क्या, पीपल टू डू तक समझ लेना, इसको खुद लिखना है कि ये वो जो इंसानों के रिक्वायर्ड काम, जो इंसानों की तरफ से दिए गए काम को करता है, इवन या इंसानों के इमोशंस को भी समझता है, ये सारा काम करता है। और एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देना आपने, ठीक है। इफ़ पॉसिबल यूज़ द असिस्टेंट ऑफ द स्मार्टफोन एंड आस्क इट टू सेट एन अलार्म फॉर यू एंड फाइंड द नियरेस्ट रेस्टोरेंट दैट सेल योर फेवरेट फूड। तो इसने अब आपने एक्टिविटी दी है कि अपने मोबाइल में जो एआई है उसको बोलो कि मेरे लिए अलार्म सेट करे, वो अलार्म सेट भी करेगा, वो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठाएगा जिस टाइम पे आप उसको बोलोगे, वो खुद बोल पड़ेगा। उसके बाद अपने नियरेस्ट रेस्टोरेंट की जहाँ पे खाना सेल हो रहा है वहाँ पे फेवरेट फूड, तो वो फाइंड आउट करना है। तो ये आप करके देख लो, अलार्म लगवाओ उससे, जितने भी बजेगा तो वो बजा के आपको देगा। बेशक अभी आप जाग रहे हो, उसको ये एक्सपेरिमेंट करो तो ये करके देगा, ठीक है। एआई जो चैट जीपीटी है उसको भी आप बोलोगे कि हमें इतने बजे आप उठा दो, मैं सोने लगा हूँ, तो वो आपको उठा देगा, वो अलार्म बज जाएगा। सो यू कैन, एक मिनट, ओके। सो यू कैन कनेक्ट योर आईफोन, आईपैड टू योर स्मार्ट होम डिवाइसेस स्पेशली डेवलप्ड कार्ड होम किट। तो ये होम किट क्या है, मतलब हम अपने आईपैड से या आईफोन से घर की डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे घर में अब फ्रिज है, ठीक है, तो मुझे अगर उसको ऑफ़ करना है तो मोबाइल पे क्लिक करूँगी तो मैं वो ऑफ़ हो जाएगी। कैसे, जब मेरे मोबाइल में होम किट डाउनलोड होगी देन मैं ये काम कर सकूँगी, उसके अलावा अगर नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो जस्ट हम स्क्रीन को टच करेंगे तो हम पूरे घर को हैंडल कर सकते हैं डिवाइसेस को, ठीक है। तो ये था एआई। सेकेंड है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या, बायोमेट्रिक आर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन। जैसे कि हम फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं तो हमारे बायोमेट्रिक होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आंखों से भी हमारा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कौन सा बंदा है। एंड मोर आर यूज टू फॉर्म ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये हम बायोमेट्रिक पहले भी पढ़ के आए हैं। सो ये वही चीज़ लिखी हुई है और इसको आप वहाँ से ही एक्सप्लेन कर दो तो बेहतर होगा, कि ईजी है आपके लिए, वो पहले वाला याद कर लो। बायोमेट्रिक आप ये नीचे से भी याद कर सकते हो कि बायोमेट्रिक मेनली बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल है। एक ही सेकंड में पता चल जाता है कि ये कौन सा बंदा है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन सामने आ जाती है। सो दैट्स इट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रोबोट। रोबोटिक आर मशीन्स, ये मशीन होती हैं
इसमें एडवांस सिस्टम्स होता है, ये काम करते हैं लो फेलियर रिस्क, इनका फेल होने का जो रिस्क है वो कम होता है, ये हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। मैनी फैक्ट्रीज़ आर रिप्लेसिंग देयर एम्प्लॉयज़ फॉर द रेपिटेटिव डेंजरस जॉब विद रोबोटिक आर्म्स। अब क्या है कि जैसे मैंने आपको होटल की एग्जांपल दी, अब काफ़ी फैक्ट्रीज़ में बहुत ख़तरनाक काम किए जाते हैं, ऊपर काफ़ी लोग गिर भी जाते हैं, तो जानें भी जाती हैं, तो उनको एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करके अब इन्होंने रोबोटिक के आर्म्स को काम में लाया कि ये ख़तरनाक जॉब है, करंट ना लगे या ऊपर से बंदा गिर ना जाए, तो वहाँ पे अब रोबोट काम कर रहे हैं। सो चांस टू गेट इन्वॉल्व इन मोर क्रिएटिव and developed job. Some robot can do their job on their own as they are programmed to do so. कुछ रोबोट जो ऐसे होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं क्योंकि उनके प्रोग्राम में शामिल होता है, लेकिन कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल करना पड़ता है, हमें कंट्रोल करना पड़ता है। सो रोबोट नाउ हेल्प सर्जन्स इन वेरी क्रूशियल सर्जरीज़, द स्टेबिलिटी एंड प्रिसिशन। मतलब ओके, अगर मैं इसको इजी वर्डिंग में बताऊं तो आजकल पाकिस्तान में तो नहीं अभी मैंने फ़िलहाल देखा, बट बाहर के ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्जरीज़ होती हैं, ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, तो रोबोट हेल्प करते हैं, रोबोट करते हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई हैं, तो अगर मेडिकल फील्ड में कोई एरर आ रहा है तो रिस्क फेलियर है कि डॉक्टर ये नहीं कर सकता अगर ब्रेन का ऑपरेशन, तो हमारा जो ये है रोबोट है वो हेल्प करेगा और फिर हम लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर्जन को कंट्रोल करता है, वो सारा काम करता है। ठीक है, तो ये नीचे आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें आपने बताना है कि ह्यूमन एम्प्लॉयज़ और रोबोटिक ज़्यादा हो गए हैं। इनिशियल कॉस्ट परचेज़ ये लो है या हाई, अब क्या हो गया आजकल ज़्यादा हाई रोबोटिक हो गए हैं। नीड फॉर ये मेंटेनेंस, तो इसको एक दफ़ा आप इस टेबल को भी देख लेना, ये अगर आपके ऊपर समझ आया तो आप ये खुद करो तो आपको बेहतर समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।